हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविएशन सेक्टर की। इनफैक्ट हम जानेंगे कि ये सेक्टर कैसे डियोपॉली बन चुका है, सेक्टर के डायनामिक्स देखेंगे और हम जानेंगे कि आप कैसे सेक्टर को मार्केट्स के अंदर प्ले कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी हम इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करते हैं, हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री के डायनामिक्स किस हिसाब से चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री के जब हम डायनामिक्स देखते हैं तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे यहाँ पे कंपनीज कौन सी ऑपरेट कर रही हैं। अब यहाँ पे बड़ी अलग अलग कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं, बट अगर मार्केट शेयर के लिहाज से हम देखें तो नंबर 1 पे आती है इंडिगो विद 55% मार्केट शेयर। एंड मैं इंडिगो को कहता हूँ यहाँ पे ना, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे उसके अंदर मारुति है, उस तरीके से इंडिगो है आपका एविएशन सेक्टर के अंदर। तो इंडिगो एविएशन सेक्टर का मारुति है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर इन जनरल हमने देखा इनका कम होता ही नहीं है। प्लस ऑफ कोर्स अलग अलग फ्लाइट्स लॉन्च हो रही है, इंटरनेशनल रूट्स पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपेंशन चल रहा है। डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारे एयरपोर्ट्स नए खोल रही है और कहीं ना कहीं उसमें भी हम देख रहे हैं कि इंडिगो एक बहुत अच्छा लीप ले रही है। एंड वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज सा मिलता जा रहा है, बिकॉज ये बहुत जगहों को, बहुत सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पे जो मार्केट शेयर है ना, वो है एयर इंडिया प्लस विस्टारा का, जो कि 25% के अराउंड का है। एंड मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो दो कंपनीज मिलकर 80% का मार्केट शेयर कंट्रोल कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, ये बना देता है इस इंडस्ट्री को एक कंप्लीट डियोपॉली। अब ऐसा नहीं है बाकी कंपनीज कंपीट नहीं करना चाह रही हैं, आ नहीं रही हैं। अकासा एयर अभी एक नई एयरलाइंस आई यहाँ पे, बट दिक्कत क्या है कि एविएशन सेक्टर इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ कंपनीज। यहाँ पे जितनी ज्यादा कंपनीज फेल होती हैं, मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर के अंदर होती होंगी। एंड ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, ग्लोबली ये दिक्कत है कि इस सेक्टर के अंदर कंपनीज बहुत ज्यादा फेल होती हैं। हमने इंडिया की ही रिसेंट हिस्ट्री में देखा कैसे जेट एयरवेज ने स्ट्रगल किया। अब जेट एयरवेज का ऑफकोर्स आ रहा है कि अगले साल तक शायद ऑपरेशनल हो जाए, बट फिर हमने देखा गो एयर के साथ कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पे। अब ऑफकोर्स अकासा जो अभी रिसेंट एंट्रेंट है, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। इट्स अ वेरी वेरी टफ बिजनेस टू अर्न मनी फ्रॉम एविएशन सेक्टर। एंड यहाँ पे जो आपकी डियोपॉली क्रिएट हो गई है ना दो कंपनीज की, मुझे लगता है कि यही टिकेंगी, यही कमाएंगी। ऑफ कोर्स एयर इंडिया एंड विस्टारा आर गोइंग टू बी वन एंटिटी इन द फ्यूचर। कब तक होगा मर्जर वो देखी जाएगी, बट वो वन एंटिटी करेंगे इसे। एंड मुझे लगता है कि दो कंपनीज मिलकर यहाँ पे डोमिनेट करने वाली है इंडियन एविएशन सेक्टर को। अब आप ये भी कह सकते हो कि जब ये ग्रेवयार्ड है, बिल्कुल यहाँ पे कंपनीज फेल होती रहती हैं, तो कंपनीज इतनी आती क्यों है? बिकॉज इंडियन एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, यहाँ पे ग्रोथ बहुत शानदार है, बहुत शानदार ग्रोथ है। 10% से ऊपर डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे जैसे जैसे एयरपोर्ट्स आते रहेंगे ना, आप देखोगे ग्रोथ और बढ़ती हुई दिखेगी। प्लस जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो भी आप देखोगे कि ग्रोथ और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है सेक्टर में, इसलिए कंपनीज और भी आती हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन ईजी सेक्टर टू मेक मनी इन, तो यहाँ पे फेलियर रेट बहुत बहुत हाई है। अब कंपटीशन से हमें याद आया कि कंपटीशन कब आता है, फेयर कंपटीशन कब होता है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी होगी, उसके अंदर कंपटीशन इतना नहीं होता। बट क्या ये बात एक्चुअली सच है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेसेस की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, उसके हिसाब से कि कैपिटलिज्म एक्चुअली क्रिएट्स मोनोपोलीज। कैपिटलिज्म आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है यहाँ पे compete करने की, बट क्योंकि अगर कोई कंपनी बेटर है, कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कोई कंपनी की सर्विस अच्छी है, कोई कंपनी को वैसे ही पब्लिक ज्यादा पसंद करती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोनोपोलीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, विच अगेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आया इसलिए था कि सबको यहाँ पे एक फेयर मौका मिले यहाँ पे compete करने का, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ओवर टाइम हम देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे एविएशन सेक्टर ही देख लें, इतने हाई बैरियर्स टू एंट्री हो जाते हैं कि हर कोई यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। तो ये बात कि कैपिटलिज्म की वजह से आपको फेयर कंपटीशन देखने को मिलता है, असल में नहीं देखने को मिलता। कैपिटलिज्म इज द नंबर 1 रीजन दैट मोनोपोलीज आर क्रिएटेड। एंड इंडियन एविएशन सेक्टर क्या, बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे मोनोपोलीज हैं, डियोपॉलीज हैं, 5-10 कंपनीज ही पैसा कमा रही होंगी, मैक्सिमम तो ऑलिगोपॉलीज बनी हुई है वहाँ पे। बट हम अगर एविएशन सेक्टर की बात करें तो ये डियोपॉली जो यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है, बहुत बड़ा रोल इसमें कैपिटलिज्म का भी हो जाता है, विच अगेन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस किस ने कैपिटलिज्म के बारे में इस तरीके से सोचा है या समझा है। अगर आपके कुछ और इसमें काउंटर व्यूज हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू डिस्कस देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब ये जो ड्यूपॉली बन गई है यहाँ पे दो कंपनीज की,
तो क्या इससे टिकट प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा फियर वही है ना कि जब कुछ कंपनीज कंट्रोल करती है मार्केट शेयर को तो वो प्राइसिंग कमांड करने लगती है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं जो इनको प्राइस राइज करने से रोकती हैं। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। सो गाइस, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से 2016 में। एंड मैं उस समय जब दिल्ली से बैंगलोर जाता था तो भी टिकट का जो प्राइस था आज भी मुझे लगभग वही प्राइस मिलता है, 500 रुपए का फर्क होगा मुश्किल से। एंड अगेन स्पेसिफिक डे किसी देखोगे तो हो सकता है कि टिकट के प्राइस में फर्क हो। आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट बुक कर लूं तो टिकट के प्राइस में ऑफकोर्स फर्क आएगा, बट इन जनरल अगर हम देखें यहाँ पे प्राइजेस कुछ ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब ऐसा क्यों है? मल्टीपल कारण हो सकते हैं यहाँ पे, मल्टीपल कारण है भी यहाँ पे। रेगुलेटरी चीजें हैं जो रोकती हैं कि आप कुछ भी प्राइजेस चार्ज नहीं कर सकते। सेकंड चीज लेकिन जो है वो है कि इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो भले ये ड्यूओपोली है यहाँ पे, बट इंडिया में ट्रैवल करने के और तरीके हैं आपके पास, सिर्फ एविएशन एक तरीका नहीं है, राइट? आप रेलवेज यूज कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि है जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ना इंडिया, इसके अंदर अगर ये कुछ भी चार्ज करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे इनकी सीट्स ही नहीं बिकेंगी ढंग से पूरी। ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और स्पेशली अगर आप दिल्ली के एयरपोर्ट्स यूज करते हो तो आपको लगेगा कि भैया प्राइस थोड़े से बढ़ा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दिल्ली का एयरपोर्ट अलग ही बिजी है, इतना कोई भी बिजी एयरपोर्ट शायद नहीं है पूरे देश के अंदर। आई हैव बीन टू ऑल द बिग एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, दिल्ली में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे अलग ही क्राउड है, स्पेशली अगर आप T3 यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, विच इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। एंड डिजी यात्रा जो ये लोग लाए हैं उसकी वजह से ऑफकोर्स बहुत टाइम बचने लग गया है लोगों का, बट सब लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे लोग सब डिजी यात्रा पे शिफ्ट होंगे तो मुझे डर वही लगता है कि फिर हो सकता है उधर भी लाइन बहुत लंबी हो जाए, बट दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, यहाँ पे प्राइसिंग इंक्रीज करना इतना आसान नहीं है। ऑफकोर्स हमने बात करी है कि कैसे कैपिटलिज्म क्रिएट करता है मोनोपोलीज को, बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको एक लड़ने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। और वही हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनीज नई नई आती हैं, सब लो कॉस्ट कैरियर बनना चाहते हैं, एंड यहाँ पे अगेन सिवाय इंडिगो के कोई उस लेवल पे सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया है। यहाँ पे बाकी कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती रहती हैं। सो इसी पॉइंट से आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि जो प्लेन की सीट्स हैं आपकी वो कमोडिटीज की तरह ट्रीट होती हैं, यानी कि आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे फ्लाई करना चाहते हैं, आप लोएस्ट कॉस्ट के साथ जाना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट देगा वहां से लोन लेना चाहते हो, इसी तरीके से एविएशन सेक्टर को ट्रीट किया जाता है ग्लोबली। अब इससे बचने का तरीका क्या है कंपनीज के पास? कंपनीज इनको कमोडिटीज से हटा के एक ब्रांड की ओर ले जाना चाह रही हैं, विच इज वेरी वेरी विजिबल इन सर्टेन थिंग्स। जैसे कि अगर आपको फ्लाई करना है और आपको चाहिए प्रीमियम इकोनॉमी सीट, तो फिर आप इंडिगो में नहीं जाओगे, आप कहोगे कि मुझे विस्टारा में जाना पड़ेगा। आपको बिजनेस क्लास चाहिए तो उसके अंदर अगेन आप सोचोगे कि मैं विस्टारा से फ्लाई करूं या फिर एयर इंडिया से फ्लाई करें, राइट? तो ये जो डिफ्रेंसिएशन आने लगा है ना, या फॉर मी I prefer Vistara because see, I am 6'2", so I am a tall guy, I am a big guy, and मैं इंडिगो की सीट्स में फिट ही नहीं आता हूँ, मेरे पैर इतनी बुरी तरह अड़ते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। So I have to normally take the aisle seat or I need to fly premium economy or business class, right? मैं उन्हीं सीट्स में फिट आ सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, I normally fly Vistara. And of course, the tie-ups that these guys have done with credit cards have made sure कि आप एक पर्टिकुलर एयरलाइन के साथ ही ज्यादा ट्रैवल करें, ज्यादा फ्लाई करें। तो इन माय केस आई एम नाउ स्ट्रक विद विस्टारा, क्योंकि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो मुझे विस्टारा की ही टिकट्स लाके देता है, विस्टारा में ही क्लब विस्टारा के मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। सो व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज कि जो चीज़ पहले बिल्कुल कमोडिटी की तरह ट्रीट की जाती थी, अब उसमें कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का एस्पेक्ट आ रहा है। नाउ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम बिजनेसेस को समझते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम बैंक्स की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम कभी भी उनका पीई रेशियो नहीं देखते, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आप उस बैंक के पास जाओगे जो आपको लोएस्ट रेट पे लोन ऑफर कर देगा, या आप उस बैंक के पास जाओगे जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे देगा सेविंग्स पे। इन जनरल आप उन बैंक्स के पास जाते हो। ऑफ कोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, घर के पास कौन सा है वो बहुत बड़ा एक कन्वीनियंस का फैक्टर हो जाता है, राइट? एंड मे बी, जस्ट मे बी आपको है कि कोई बैंक के साथ पर्टिकुलरली मुझे बैंकिंग करनी है, बट इन जनरल अगर आप देखोगे, आप सबका जो अकाउंट है वो या तो आपकी कंपनी खोल के दे रही है, या फिर जो आपके घर के पास था आपने वहां खुलवा लिया है, जहां पे ज्यादा कन्वीनियंट था वहां पे खुलवा लिया है, या हो सकता है कि कभी कोई इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे दे रहे हो तो आपने वहां पे खुलवा लिया हो, राइट? सो दैट इज हाउ बैंक्स आर ट्रीटेड। इसलिए हम उनका कभी भी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं देख रहे होते, बिकॉज अर्निंग पावर जो एक ब्रांड की वजह से आती है वो इन जनरल बैंक्स के अंदर नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर एसेट क्वालिटी दैट दीज गाइज गेट वैल्यू डिफरेंटली। बट यहाँ पे इसलिए नहीं इनको वैल्यू किया जाता, जैसे नेस्ले का केस ले लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर में।
सो नेस्ले के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी और के पास नहीं है, तो नेस्ले का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अलग हो जाएगा। सामने नेस्ले की मैगी रखी है और लेट से कोई कल को नई कंपनी आ जाती है, वो अपना नूडल्स निकाल देती है, आप फिर भी मैगी उठाओगे, भले ही वो 5 रुपए महंगी हो चाहे वो 2 रुपए महंगी हो, आप ये नहीं देखोगे कि मैं दूसरे के पास चला जाऊं। बट यहीं अगर 0.25% का आपको फर्क आ रहा है, 0.1% का फर्क आ रहा है, आप कहोगे कि भैया जिसका इंटरेस्ट रेट कम है मैं उसके पास जाऊंगा कि पैसा बचेगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही सही लॉजिकल बात है, राइट। बट ऐसा कभी भी नहीं होता जब हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इसलिए हम वहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रांड्स के पास है अर्निंग पावर। एंड अगर वो ब्रांड नहीं होगा तो उतनी अर्निंग जनरेट नहीं कर सकती वो कंपनी, या फिर वो प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है कभी भी उतनी अर्निंग जनरेट नहीं कर पाएंगे। मान लो कल को कोई XYZ नई कंपनी आ जाती है और वो मैगी का इनसे पूरा खरीद लेती है सब कुछ, और वो ब्रांडिंग इनकी चेंज कर देती है और मैगी नाम हटा के अपना ब्रांड डाल देती है, दे वोंट मेक दैट मच मनी। क्यों? क्योंकि वो जो मैगी का ब्रांड है, आपको पता भी ना हो नेस्ले का है, बट वो जो मैगी का ब्रांड नेस्ले ने क्रिएट कर दिया, दैट इज सो बिग कि वो खुद से ही ब्रांड रिकॉल क्रिएट करता है। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं कहीं पे, जहां पे आपकी अर्निंग पावर आ रही है, जहां पे आपका ब्रांड रिकॉल है, बट वो जरूरी नहीं होता व्हेन यू आर कंपेयरिंग कंपनीज और बिजनेसेस दैट डू नॉट हैव दैट ब्रांड रिकॉल। बट अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि एविएशन सेक्टर के अंदर वो ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, एंड देखा जाएगा कि किस तरीके से होता है। आई वुड से कि किंगफिशर वाज वन कंपनी दैट ट्राइड टू डू दैट, बट दे फेल्ड मिजरेबली बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन जो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। बट विस्टारा के अंदर मैंने स्पेसिफिकली देखा है एक वो ब्रांड रिकॉल करने की बहुत अच्छी कोशिश चल रही है, एंड मे बी अब अदर ब्रांड्स भी, अदर कंपनीज भी टाई अप्स करेंगे और अलग अलग तरीकों से वो ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ। सो गाइस, हमने जान लिया है कि ये जो डिओपोली सेक्टर है इसके अंदर हो क्या रहा है, एविएशन सेक्टर के डायनेमिक्स क्या है, मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करी है। प्लस आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू डिफरेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो एज वेल। अब हमें इसको प्ले कैसे करना है, तो देखो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज देयर इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ कंपनीज आउट देयर, तो कभी भी आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचें तो अपना स्टॉप लॉस एक तो बड़ा ढंग से लेके चलें। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही बड़ी कंपनी आपकी जो लिस्टेड स्पेस में आती है, जो एक्चुअली एक डोमिनेंट प्लेयर है, जो मार्केट लीडर है, तो मुझे लगता है कि जब तक वो लिस्टेड है आप उसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। उसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल जाएंगे, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा जो फ्री है सबके लिए ज्वाइन करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करें, चार्ट स्ट्रक्चर इंडिगो का आपको वहां पे मिल जाएगा। सो अगेन आई डू नॉट थिंक दीज आर गुड लॉन्ग टर्म बेट्स, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज इफेक्ट करते हैं। कच्चे तेल का भाव ही इनको बताओ शेयर्स को इतना बुरी तरीके से पीट देता है कभी कभी कि आपने सोचा होता है कि भैया अलग ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं और 2 क्वार्टर बाद वो नेगेटिव लॉस में टर्न हो जाता है सारा। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो, नो हार्म, राइट, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस है, आपको एक टारगेट है कि इतना आ जाएगा, ये है वो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक इट्स अ वेरी बैड आइडिया, because यहाँ पे again the failure rate is very high with companies. Secondly, these companies that are listed in the market are very very volatile. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वॉलेटिलिटी हमारे प्रॉफिट्स वाइप आउट ना कर दे। अगेन यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप पैसा डाल सकते हैं, सबके अंदर पैसा डालना जरूरी नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है सेक्टर के अंदर, डियोपोली कैसे क्रिएट हो गई है। मैं और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स प्लस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था, ताकि आप लोग जब कुछ और बिजनेसेस भी समझे, कुछ इंडस्ट्रीज खुद से पढ़ें, तो आपको समझ आए कि हम किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं अलग अलग चीजों को और कैसे अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। Of course, this sector is going to grow very very well in the future as well, but हमें देखना होगा कि यहाँ पे सर्वाइव कौन करेगा, मार्केट शेयर कौन होल्ड करेगा और डोमिनेट कौन करेगा। According to me, the duopoly is going to be there for a very very long time. मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, because startups are not going to back down and Indigo has such a big market share कि कोई सेंस नहीं बनती कि वो किसी और बिजनेस के अंदर दिमाग लगाएं एकदम से, जहाँ पे है वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। So I think these two guys are going to continue and this sector is going to be a duopoly. I do not fear the prices going to roof for ticket prices. हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे यहाँ पे, बट मेरे को ऐसा कोई खास यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिखता इस डियोपोली का। ऑफ कोर्स आपके अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं एंड आई वुड बी हैप्पी टू टेक देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट रीड यूट्यूब चैनल। इट मींस अ लॉट टू मी। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड जय हिंद।